वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं उनसे गैस लॉज को कैसे ड्राइव किया जाता है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही इंक्लूड होता है। अगर कोई सिंगल लॉ जो है वो पूछ लिया जाए तो वो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, और अगर कोई से 2 लॉज एक साथ पूछ लिए जाएं तो ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 4 लॉज जो है वो हम इसमें उनकी डेरिवेशन को देखते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ जो है, ये 4 लॉज। इन चारों लॉज को ड्राइव करने से पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उससे ड्राइव्ड कुछ इक्वेशंस जो हैं उनको आप याद रखें हमेशा। जैसे काइनेटिक गैस इक्वेशन PV = 1/3 mNc² है, जिसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, M molecule mass of one molecule, N is the number of total molecules of the gas, and C² जो है ये मीन स्केयर वेलोसिटी को हम कहते हैं। तो क्योंकि हम इससे रिलेटेड ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसका सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे एक रूम है, उस रूम में एयर या हम कहते हैं कोई गैस जो है वो प्रेजेंट है, तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक ही टाइम में एक बराबर नहीं हो सकती। कुछ हायर एनर्जी रखते हैं, कुछ लोअर एनर्जी रखते हैं, तो उनमें से हम कहते हैं कि एनर्जी की एक एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है, जो सारी गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की ऑन एवरेज जो है वो उसको कंप्लीट करवा रही होती है। तो उसी को हम मीन स्केयर वेलोसिटी कहेंगे। फिर हमारे पास है काइनेटिक की एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 8th पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ½ mv² है। यहां v² की जगह c² इसलिए लगाते हैं, वही दोबारा बात कि आम ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी v से हम शो कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को c से शो करते हैं, और उनकी वेलोसिटी क्योंकि कम ज्यादा होती है इसलिए उसमें एवरेज जो है वो हम फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं। ½ mc² = kT। ये है एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। अगर हमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए उसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तब पॉसिबल होगा जब वन मॉलिक्यूल की एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 के लिए ये और n के लिए ये फॉर्मूला, और जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT फॉर n नंबर ऑफ मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो जाए तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, PV = RT जो है। ये इक्वेशंस हमेशा याद रखें जब भी हम गैस लॉज को जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से जो है वो ड्राइव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ये बॉयल्स लॉ है। तो इसकी अच्छी जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो यही है, आम रूटीन में ये है कि बुक पे भी सबसे पहले डेफिनेशन और लॉ की अपनी स्टेटमेंट दी नहीं गई हुई, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। लॉज को अलग से, लॉज की जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से डेरिवेशन अलग से। तो इसका अच्छा लेआउट अच्छे नंबरों के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए यही है कि आप सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन और वो स्टेटमेंट लिखें जिसको हमने फाइनली जो है वो ड्राइव करके लाना है। तो लॉ की सेकंड डेफिनेशन, क्योंकि इस लॉ की जब हमने शुरू में लॉ डिस्कस किया था तो 2 डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें से हम सेकंड डेफिनेशन को लेंगे। वैसे इसे फर्स्ट भी बना सकते हैं, एंड पे मैं वो भी बना दूंगा। बुक के लेआउट के मुताबिक हम सेकंड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है किसी भी गैस की, गिवन मोल्स, गिवन मास ऑफ द गैस, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो PV = कांस्टेंट अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट रहे। अब हम इस स्टेटमेंट को ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1/2 mNc² होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इक्वालिटी में लाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आएगा। वहां से हमने क्या किया, ये 2 फैक्टर उठा के जो है इस साइड ले आए, इधर डिवाइड है उधर ला के मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन 1 बना दी।
अब इसको क्यों उस साइड लेके गए हैं, दूसरी इक्वेशन के साथ ये बात भी क्लियर कर देंगे हम। फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिखी काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। इसमें से हमने क्या किया कि ये 3 मूव करवा के इस साइड ले, इधर डिवाइड इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। 2 और 3 को शिफ्ट करवाने का एक ही पर्पस है ताकि जो फैक्टर हम कंपेयर करना चाहते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो जाए। इक्वेशन 1 और 2 में mNc स्क्वायर बार और mNc स्क्वायर बार एक जैसे हैं। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन बनेगी 3PV इज इक्वल टू 2KT। इधर से 3PV और इधर से 2KT। PV एक साइड कर लें क्योंकि हमें लॉ में PV जो है इसको ड्राइव करना है, तो यहां से हमने PV एक साइड रखा 2/3KT। लॉ की कंडीशन के अकॉर्डिंग के बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, हमने इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। तो इसमें T अगर कांस्टेंट है, K पहले ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जितने भी नंबर्स होते हैं ये वैसे ही कांस्टेंट्स हैं। तो ये सारा फैक्टर फिर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट होके एक नए कांस्टेंट K प्राइम के इक्वल हो गया। हम कहेंगे कि PV बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट K प्राइम या इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन इस शर्त पे कि अगर इनके साथ इस T को भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाए। तो यूं हमने लॉ जो है वो ड्राइव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is always equal to a constant quantity like K prime, कोई constant number, provided that temperature remains the constant। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हम चार्ल्स लॉ जो है उसको ड्राइव करते हैं। तो अब हम जो है वो ड्राइव करेंगे चार्ल्स लॉ जो है। चार्ल्स लॉ भी सेम उन्हीं लाइंस पर जो है वो हमने ड्राइव करना है। इसकी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू टेम्परेचर of a given mole of a gas is always equal to a constant quantity at constant pressure, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रूव करने के लिए सेम इसमें वही पैटर्न है, वही इक्वेशंस है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mNc स्क्वायर इज इक्वल टू KT, टू उस साइड शिफ्ट करवा दिया। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार और 3 इस साइड शिफ्ट करवाकर दोनों साइड्स सेम बनाकर कंपैरिजन में कट कर दी और दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल दोनों साइड्स। अब इसमें लेआउट जो चेंज करना है वो लॉ की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अब हमें लॉ में रेशो बनानी है वॉल्यूम टू टेम्परेचर की। तो हम इसमें इसी इक्वेशन में से वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। टेम्परेचर इस साइड ला के हमने डिवाइड कर दिया और ये दोनों फैक्टर एक्स्ट्रा थे उस साइड ले जाके हमने डिवाइड कर दिए। V/T इज इक्वल टू 2K/3P की फॉर्मेशन हुई। क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट है, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, जिससे 2/3KP ये सारा फैक्टर K कांस्टेंट K डबल प्राइम कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो कंपैरिजन में ये फैक्टर कांस्टेंट के इक्वल V/T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो देगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ जो है वो ड्राइव करेंगे। तो हम ड्राइव करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की जो असल स्टेटमेंट है वो ये है कि दो गैसेस हमारे पास हैं, उनका टेम्परेचर, उनका प्रेशर और अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसकी डेफिनेशन यूं बनती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। कोई मर्जी आप गैस ले लें, 1 2 3 अलहदा कंटेनर में, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, तीनों का टेम्परेचर और उन पर लगने वाला प्रेशर जो है वो सेम है, तो उनमें मोल और मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ टर्म्स और कंडीशन जो हैं इसमें सेट कर ली हैं। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा इफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इज सेम, अगर दोनों गैसेस 3 2 4 गैसेस जितनी हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है, बराबर है, उन गैसेस का टेम्परेचर भी एक बराबर है, उनका प्रेशर भी एक बराबर है, तो उनके अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है
अलग अलग, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी। हम ये 3 लाइफ लाइंस यूं समझ लें कि यूज कर सकते हैं और फाइनली हमें ये रिजल्ट जो है ये प्रोड्यूस करना है। हमने 2 गैसेस जो हैं, क्योंकि ये ऑल गैसेस के लिए हमने 2 गैसेस जो हैं इसको प्रूव करने के लिए सिलेक्ट की, एक गैस 1 एक गैस 2, कोई सी 2 गैसेस। कंडीशंस अप्लाई करते हैं हम इस पे। काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर गैस 1 P1 V1 1/3 M1 N1 C1 स्केयर बार से और P2 V2 1/3 M2 N2 C2 स्केयर बार से जो है वो हम लिखेंगे। इसी तरह इनकी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन 1/2 M1 C1 स्केयर बार और K T1 और वो 2 से लिख दें। अब हम उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जो 3 लाइफ लाइंस हैं हमारे पास। जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम दोनों का सेम है और प्रेशर दोनों का सेम है, तो इन इक्वेशन में P1 V1 और P2 V2 वाली फॉर्मेशन में हम 1 और 2 को रेज कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो 1 और 2 का कोई डिफरेंस नहीं इसमें किसी तरह का। हमने इसमें क्या किया कि PV और PV बाकी 1 और 2 की टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, वो अलहदा कर दी। थर्ड लाइफ लाइन यूज की कि टेम्परेचर इनका सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। T1 और T2 का डिफरेंस खत्म, KT और KT एक दूसरे से कैंसल हो जाएगा, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आएंगी, 1/2 से कैंसल, तो M1 C1 स्केयर बार एग्जैक्टली इक्वल टू M2 C2 स्केयर बार। इक्वेशन थर्ड बना के हमने रख ली। वॉल्यूम और प्रेशर वाली टर्म को यूज करते हुए हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन दोनों गैसेस के लिए PV क्योंकि सेम है सेम बना लिए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, PV और PV एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई 1/3 M1 M1 C1 स्केयर बार और 1/3 M2 N2 C2 स्केयर बार। दोनों में 1/3 वाला फैक्टर जो है वो कॉमन है, इधर भी और इस साइड भी एक दूसरे से कैंसिल हुए। ये क्योंकि 1 वाली गैस के फैक्टर हैं, ये 2 वाली गैस के फैक्टर हैं, कैंसिल आउट नहीं होते, इक्वल रख दिए। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से हमने जो है वो डिवाइड कर दिया, जिससे M1 C1 स्केयर बार M2 C2 स्केयर बार ये सारे फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो गए और यहां हमारे पास N1 और N2 जो है ये एक दूसरे के इक्वल आए हैं। सम टाइम इसमें स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जब हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो हम फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं, पर जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फॉर 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, n से क्यों नहीं लेते? अगर हम n से लेंगे तो सारा फैक्टर डिवाइड होके 1 = 1 आ जाना है। और इसमें आप एक सिंपल एग्जांपल ये देख लें, हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ कैंडीज जो है वो रखी हुई हैं। हम कहते हैं हर एक कैंडी जो है वो 2 जूल एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। पर कैंडी एनर्जी हमें पता है और इसके अंदर n नंबर ऑफ कैंडीज मौजूद है, n नंबर ऑफ कैंडीज। हमने ये अगर फाइंड करना है कि उन कैंडीज की एग्जैक्ट तादाद कितनी है, ये साथ बता दिया कि ये हमें कुल मिला के जो है 12 जूल एनर्जी प्रोवाइड करती है। टोटल एनर्जी ऑफ द n कैंडीज और एनर्जी ऑफ पर कैंडी, तो हम n कैसे निकालेंगे? n निकलेगा टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, इसको डिवाइड कर दें एनर्जी पर कैंडी जो है उसकी एनर्जी से। एक की एनर्जी नीचे रखते हैं, टोटल की एनर्जी जो है वो ऊपर रखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 6, नंबर ऑफ कैंडीज निकल आई 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक तरीका कार है जिसमें हम टोटल एनर्जी को एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। तो इसलिए हम ऊपर वाले फैक्टर में n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी को कंसीडर कर रहे होते हैं या उसको ले रहे होते हैं, और नीचे हम जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को ले रहे हैं। टोटल को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, जो कि इस साइन से शो हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। से अगर ये इक्वल नहीं आते तो फिर इनकी ये फॉर्मेशन होनी चाहिए N1 = 2N2, यानी कि एनर्जी ऑफ द N1 या नंबर ऑफ N1 मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 से
2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आते हैं, यानी दुगने हैं, जितने n2 के उससे दुगने हैं n1 के। हमारी सारी कैलकुलेशन के बाद यह आया कि n1 और n2 एग्जैक्टली बराबर हैं विदाउट एनी अदर फैक्टर। तो यही हमने डेफिनेशन में और इस लॉ में जो है वो वेरीफाई करना था, प्रूव करना था। अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो फिर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हमेशा क्या हैं, एग्जैक्टली सेम आते हैं। तो इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमने ड्राइव की। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density और inversely proportional to the square root of the molar mass। अगर हम इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव करेंगे तो काइनेटिक गैस इक्वेशन PV is equal to 1/3 mNc square bar। फॉर 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, n की जगह हम एवोगैड्रोस नंबर पुट करेंगे, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल जिसको स्मॉल m से लिखते हैं, अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मैस ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल मैस और मोलर मैस कहलाएगा। तो यहां हमने इसकी जगह मोलर मैस पुट कर दिया, क्योंकि हमें फार्मूले की फॉर्मेशन में डेंसिटी बनानी है तो आसान काम है, वॉल्यूम को इस साइड शिफ्ट करें, m/v को अगले स्टेप में डेंसिटी कर दें, 3 जो है वो इस साइड ले आए। इस फॉर्मेशन के बाद सी स्क्वायर बार स्पीड यानी वेलोसिटी एक तरफ रहने दे, बाकी सारे फैक्टर एक तरफ ले आए। स्क्वायर रूट चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए इसको नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू दिस वन फैक्टर। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड किसी गैस की असल में उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन कर रही होती है। जो जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा, जो जितनी कम स्पीड से मूव करते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उतना ही कम रहता है। तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इस फैक्टर की जगह हम रेट ऑफ डिफ्यूजन पुट कर देंगे लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हैं तो प्रेशर और 3 और स्क्वायर रूट सारी टर्म कांस्टेंट्स में आती है। कांस्टेंट और इक्वल आपस में मिलेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन बनेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इसमें मैं एक बार फिर मतलब रिपीट कर देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह की फॉर्मेशन में आता है। कोई एक लॉ ड्राइव करने को पूछ लिया जाए तो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर कोई से 2 लॉ पूछ लिए जाएं तो ये 2 और 2 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन में जो है वो आते हैं। होप सो कि आपने इससे जो है वो आसान डेरिवेशन जो है वो सीखी।